थोड़ी देर में मोटू पतलू आने वाले हैं। ये थे और पास करके आगे बढ़ गए थे। यार नवीन, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तूने हमें इतना अर्जेंटली बुलाया? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मस्त गुड न्यूज है। इस बार एग्जाम्स के बाद हम लोग एक बेहतरीन वेकेशन पर जाने वाले हैं और उसका पूरा खर्चा मैं करूँगा। क्या कह रहा है यार? पूरा खर्चा तू करेगा? वैसे तू हम पर इतना मेहरबान कैसे हो रहा है? हाँ? अरे परसों मेरा एग्जाम है, बस तुम दोनों प्रिपरेशन में मेरी हेल्प कर देना। फिर तो ठीक है, तू बेफिक्र हो जा, तेरी पूरी तैयारी हम करवा देंगे। कैंटीन से लौटते टाइम जब वो तीनों कार में थे तो नवीन ने मौका देखकर दोनों के बाल काट लिए और फिर उनको घर छोड़ने के बाद उस अघोरी के पास पहुंचा। अरे वाह, लगा नहीं था कि तू ये काम कर पाएगा। बाबा, अब मैं पास तो हो जाऊंगा ना? देखते हैं, अगर तूने विधि पूरी की तो जरूर। अघोरी ने नवीन से उन दोनों के बाल ले लिए और उनको एक गुड़िया की गर्दन पर लपेट कर बोला, अपने हाथों से गड्ढा खोदकर इस गुड़िया को जमीन में गाड़ दे। नवीन ने जब वो गुड़िया जमीन में गाड़ दी तो अघोरी ने उसको एक काला धागा दे दिया। ये अभिमंत्रित धागा अपनी कलाई में बांध ले। जब तू इम्तिहान देने बैठेगा तो एक दानव आकर तेरी मदद करेगा। ठीक है बाबा, शुक्रिया। एग्जाम हॉल में नवीन ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा उसका दिमाग घूमने लगा। बाप रे, ये साइकोलॉजी तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ने वाली। फिर भी पापा मेरे पीछे हाथ धोकर लगे हैं कि इसे पास करके ही दिखाऊं। उसने अपनी कलाई में बंधा काला धागा थामा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसको महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हैं। उसके ठीक पीछे एक बहुत ही भयानक दानव आ चुका था। नवीन उसको देखकर चीखने ही वाला था कि उसने नवीन के होठों पर उंगली रख दी। वो नवीन के अलावा और किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसने नवीन के कान में बुदबुदाना शुरू किया और तभी नवीन ने भी लिखना शुरू कर दिया। पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचा जिसका आंसर नवीन ने न दिया हो। सर, मेरा पेपर हो गया। क्या बात है, हर साल फेल होने वाले स्टूडेंट ने आज आधे घंटे पहले ही पेपर सॉल्व कर दिया। वेल डन। थैंक यू सर। नवीन आज बहुत खुश था। जब रात को वो सोने के लिए बेड पर गया तो वही दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम? जिन दो लोगों के बाल तुमने विधि के समय इस्तेमाल किए थे, उन दोनों को तुम्हें कल रात अपने साथ लेकर अघोरी के पास पहुंचना है। हाँ, मैं ले आऊंगा। इतना सुनते ही दानव वहाँ से गायब हो गया। मेरा काम तो हो गया, अब मैं क्यों उनको वहाँ लेकर जाने लगा? अब तो बस वेकेशन पर जाना है। अगली शाम नवीन, प्रिया और विवेक को अपने साथ लिए शहर से बाहर निकला। जिस रिसोर्ट में मैंने बुकिंग की है ना, वो दिल्ली के टॉप लिस्ट में आता है। तुम लोग देखना, दिस वेकेशन विल बी मेमोरेबल। तभी कार के बोनट पर वो दानव आ गया और कार अचानक से रुक गई। क्या हुआ? नवीन ने सामने देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। यार, इसे क्या हो गया? ज्यादा टेंशन मत ले। देख, यहीं पास में ही एक गेस्ट हाउस है। रात वहाँ रुक जाते हैं, कल मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कार को साइड में लगाया और फिर गेस्ट हाउस के रूम में ठहर गए। यार, मुझे तो सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि दिल्ली के रिसोर्ट में कितना मजा आने वाला है। तभी उनकी प्लेट में ऊपर से लाल लाल खून टपकने लगा। उसने जैसे ही ऊपर देखा, वही भयानक दानव छत पर चिपका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। प्रिया कुछ कह पाती इससे पहले ही उसने देखा कि न ही उसके खाने में खून था और न ही छत पर वो दानव। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? I'm sorry, मैं जरा अभी आती हूँ। प्रिया असमंजस में सोचती हुई बाथरूम में गई। माउथ वॉश करने के बाद जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही भयानक दानव खड़ा हुआ था। उसने अपने तेज पंजे मारकर प्रिया का भेजा बाहर निकाला।
विवेक और नवीन दोनों उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचे तो उसको मरा हुआ देखकर दोनों का दिल दहल उठा। प्रिया की लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी वहां दानव फिर से नजर आया और उसने विवेक का गला पकड़कर उसको बाथरूम से बाहर खींच लिया। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और नवीन उसके अंदर ही फंसा रह गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दानव ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब दरवाजा खुल गया और नवीन दानव के सामने हॉल में पहुंच गया। तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब विधि पूरी हो चुकी है। विधि तब पूरी होती हम शमशान भूमि पर कालदेव को समर्पित करते। उसके बाद अघोरी और मुझे कालदेव की तरफ से अपार शक्तियां प्राप्त होती, लेकिन तुम उनको सही समय पर नहीं ला सके, इसलिए हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर नवीन बहुत ज्यादा डर गया और उसका गला पकड़कर उसके दिमाग पर पेन से हमला करने लगा। वो लगातार किसी चाकू की तरह पेन से नवीन के सिर पर हमला करता रहा। पूरा सर खून खून हो चुका था। कुछ देर बाद जब गेस्ट हाउस का एक मेंबर कमरे में पहुंचा, नवीन के दिमाग से खून बह रहा था। उसके हाथ में वही फाउंटेन पेन था और खून से दीवार पर बार बार यही लिख रहा था, This vacation will be memorable। सबको यही लगा कि नवीन ने ही अपने दोनों दोस्तों को मारा है, लेकिन उसके दिमाग पर हुए हमले से अब वो कुछ भी कहने या करने के लायक नहीं रहा। वो आज भी अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है और यही एक लाइन बड़बड़ाता रहता है, This vacation will be memorable। This vacation will be memorable। चंबल नदी के पास में लखीमपुर नाम का एक गांव है। यहाँ पर ना सड़कें हैं और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। चंबल का इलाका यहाँ के लुटेरों डाकुओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू समय समय पर अपनी जरूरतों के लिए गांव में डाका डाला करते हैं, जिससे अक्सर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। लखीमपुर गांव में रिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। रिंकू के माँ पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। उठ जाओ रिंकू, सुबह हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। थोड़ी देर और सोने दो ना चाची। रात को क्या डाका डालने गया था जो इतनी देर तक सो रहा है? तो आपने मुझे भी डाकू बना दिया। रिंकू शरीर से अपाहिज है। वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो अक्सर बच्चे उस पर हंसते और उसे चिढ़ाते हैं। इसी तरह एक दिन रिंकू सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है। अंकल 2 पैकेट मैगी देना। कैसे हो रिंकू बेटा? मैं ठीक हूँ, ये लो तुम्हारी मैगी। रिंकू दुकानदार को पैसे देकर मैगी के पैकेट हाथों में लेकर घर की तरफ चलता है। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं। अरे देखो देखो, लंगड़े भी मैगी खाते हैं। मैंने तो सुना था कि लंगड़े लोग सिर्फ लाते खाते हैं। कहीं मैगी खाने से हम भी तो लंगड़े नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकता है भाई। मैं तो आज से ही मैगी खाना बंद कर दूंगा। रिंकू इनकी तरफ देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। रिंकू अपने घर पहुंचता है और रोने लगता है। क्या हुआ रिंकू बेटा? चाची, आज फिर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। सभी लोग मुझे लंगड़ा कहते हैं। बेटा, वो तो बच्चे हैं, मजाक मस्ती तो करेंगे ही। उनकी बात पर ध्यान मत दो। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी तो शादी करने की उम्र हो गई है। शादी की बात सुनकर रिंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब रिंकू के चाचा चाची उसके लिए लड़की देखते हैं, पर जब भी किसी को पता चलता है कि रिंकू अपाहिज है तो हर लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिससे रिंकू के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिंकू की उम्र बढ़ रही है और कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है,
इसलिए रिंकू के चाचा चाची एक लड़की से रिंकू की अपाहिज वाली बात छुपाकर रिश्ता तय करते हैं। रिंकू बेटा, एक लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखो उसकी तस्वीर, सीमा नाम है इसका। क्या सचमुच मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी होगी और इसी लड़की से होगी। चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू और उसके चाचा चाची शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। मंडप सजा हुआ है और रिंकू बैठा हुआ है। फेरे का समय निकला जा रहा है, लड़की को बुलाइए। सीमा मंडप में आती है तो फेरे लेने के लिए रिंकू खड़ा होता है। तो सीमा देखती है कि रिंकू अपाहिज है। ये क्या है? ये तो लंगड़ा है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सीमा ने जो भी श्रृंगार किया है वो उसे खराब कर देती है, जिसे देखकर रिंकू रोने लगता है और बहुत सारे लोग लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। झूठ बोलकर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। रिंकू पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। रिंकू के चाचा चाची को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घटना को सभी लोग भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं कि इस गांव में रिंकू नाम का कोई अपाहिज लड़का रहता था। अब सीमा की शादी एक दूसरे लड़के से तय होती है। सीमा भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही है। सीमा डोली में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। एक आदमी डोली में बैठी सीमा को पानी देने के लिए जाता है तो देखता है कि सीमा डोली के अंदर है ही नहीं। अरे, दुल्हन तो डोली में से गायब है। ये कैसे हो सकता है? देखो यही कहीं आसपास होगी। चलो ढूंढते हैं। सभी लोग सीमा को ढूंढने जंगल में निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी सीमा दिखाई नहीं देती। ये देखो, यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये डाकुओं के घोड़ों के पैरों के निशान हैं। घोड़े तो किसी के भी हो सकते हैं। डाकू के घोड़ों के पैर अलग थोड़ी होते हैं। और अगर ये हरकत डाकुओं ने की है तो हम कर भी क्या सकते हैं? सही कहा, डाकुओं से झगड़ा मोल लेना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। चलो जाकर बता देते हैं कि सीमा नहीं मिली। सभी लोग परेशान और निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सीमा को उठाकर कुएं के रास्ते एक गुफा में ले जाता है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। ये कोई गांव वाला है या कोई डाकू या फिर कोई और, ये देखना मुश्किल है क्योंकि गुफा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम और मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? चुप हो जाओ, नहीं तो जान से मार डालूंगा। उसके चिल्लाने की आवाज गुफा में चारों तरफ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर सीमा बहुत डर जाती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। धीरे धीरे रात हो रही है, जिससे गुफा में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सीमा सामने की तरफ देखती है, तभी वो डरावना सा दिखने वाला साया उसकी नजरों के आगे आता है, जिसका डरावना चेहरा देखकर सीमा जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग परेशान और हैरान हैं कि आखिर सीमा को डोली से कौन उठाकर ले गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सभी लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और इस गांव में एक दूसरी शादी की तैयारियां शुरू होती है। पर ससुराल जाते हुए जंगल में डोली से ये दुल्हन भी गायब हो जाती है। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी दुल्हन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। अब इस गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोई भी इस गांव के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता। सभी को डर है कि उनकी बेटी इस गांव में दुल्हन बनकर नहीं आ पाएगी, इस गांव में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाएगी।
आखिर इस गांव में आने वाली दुल्हनों को डोली में से कौन उठा रहा है? क्या ये काम डाकुओं का है या फिर किसी भूत या शैतान का? अगर ये काम किसी भूत का है तो वो ये सब क्यों कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज के सेकंड पार्ट में। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटी का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा। अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी। अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी।
कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाकर्म करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पैर